Hello students, good morning. We are reading the third lesson, election and representatives, and we have read about the proportional system, and now we are going to read about the list system. List system adopted by India. List system and election by list is an electoral system of political representation by which the electors of an area vote for list of candidates. तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्शन लिस्ट होती है और उसमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इलेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, यानी कि उनका चुनाव करते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने में क्या होता है, फिर जो इलेक्टर्स होते हैं वो उनको वोट करते हैं और वोट करने के बाद जो भी ज्यादा वोट हासिल करता है वही कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। और जो कैंडिडेट्स उस लिस्ट में शामिल होते हैं वोट केवल उसी को की जा सकती है। उसके बाद दिया है ईच पार्टी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड। क्या होता है, जितनी भी पार्टीज होती हैं हमारी, वो पार्टी क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करती है और वो लिस्ट जितनी भी जो भी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव है या फिर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, तो उसमें जितनी भी सीट्स होती हैं कैंडिडेट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स की उतनी ही कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो तैयार करती है कोई भी पार्टी। और वो जैसे आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा में जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल सीट हैं वो 90 हैं, तो 90 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो पार्टी तैयार करेगी और उनको इलेक्शन के लिए उतारेगी। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री में इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज ए सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई भी उलझन वाली बात नहीं होती। फिर है FPTP सिस्टम। FPTP सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का पोस्ट। तो फर्स्ट पार्ट का पोस्ट सिस्टम जो है ये बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए ये बहुत ही सुटेबल माना गया है। फिर FPTP सिस्टम प्रोवाइडेड द वोटर्स टू चॉइस देयर फेवरेबल कैंडिडेट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ये वोटर्स को एक ऐसी चॉइस प्रोवाइड कराता है जिससे वो अपने फेवरेबल कैंडिडेट को, अपने फेवर में जो काम करने वाला कैंडिडेट है उसके लिए वो वोट कर सकते हैं। फिर दिया है FPTP सिस्टम रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो FPTP सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो एक ऐसा लिमिटेड एरिया होता है जहां पर केवल एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम कोऑर्डिनेट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यह सिस्टम जो है यह डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बनाता है। तो ये कोऑर्डिनेट बनाने का मतलब उनमें समन्वय स्थापित कर देता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन FPTP एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है द स्टेट डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
और इसमें क्या होता है, द स्टेट डिवाइडेड इनटू ए सिंगल और मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें क्या होता है, जो एफपीटीपी सिस्टम होता है, इसमें जो स्टेट होता है वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। जैसे हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जांपल लेते हैं, तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं वो 90 बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर 90 सीट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 90 ही होंगी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो स्टेट है उसको एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में या मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर स्मॉल टेरिटोरियल एरिया। जो एफपीटीपी सिस्टम होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो स्मॉल टेरिटोरियल एरिया होता है, यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर लार्ज टेरिटोरियल एरिया। जो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है, वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एफपीटीपी सिस्टम जो है हमारा, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, उसको चुना जाता है फ्रॉम ही वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक कैंडिडेट को ही चुना जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, इलेक्ट मोर देन वन पर्सन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है या फिर मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। तो इसमें हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो इलेक्ट किए जाते हैं या तो एक पर्सन को चुना जाता है या उससे ज्यादा पर्सन को भी चुना जा सकता है। वोट फॉर कैंडिडेट, एफपीटीपी सिस्टम जो होता है उसमें केवल कैंडिडेट को वोट की जाती है, और एक प्रोपोर्शनल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उसको वोट की जाती है, और फिफ्थ पॉइंट दिया है कि पार्टी में गेट मोर सीट्स विच पार्टी गेट मोर कैंडिडेट। पार्टी जो है वो अधिक सीट प्राप्त करती है जिस पार्टी को अधिक कैंडिडेट मिलते हैं। जिस पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे उसको सीट ज्यादा मिलेगी। अब ईच पार्टी गेट सीट प्रोपोर्शन टू देयर वोटिंग स्ट्रेंथ। और प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक पार्टी को उतनी ही सीट मिलती है जितनी उसने इलेक्शन में वोट हासिल की है। यानी कि सपोज करो कि ए बी सी डी ई ये 5 पार्टी जो हैं वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करवाती हैं, और इनके लिए 5 पार्टीज के लिए वोट डाले जाते हैं। 5 पार्टीज के लिए वोट डाले जाते हैं। ए जो पार्टी है इसको 20% वोट मिलते हैं, बी जो पार्टी है इसको 30% वोट मिलते हैं, सी जो पार्टी है इसको 10% वोट मिलते हैं, और डी पार्टी है इसको 20% मिलते हैं, ई पार्टी को भी 20% मिलते हैं। तो इस तरीके से उनको वोट्स की स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होगा, तो ए पार्टी होगी, ए पार्टी को क्या होगा 20% कैंडिडेट इसके चुने जाएंगे। इसी तरह बी पार्टी को 30% वोट्स मिले हैं तो इसके 30%, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जितनी भी सीट्स हैं टोटल, मान लो हमने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया, अगर हरियाणा में प्रोपोर्शनल सिस्टम को अपनाया जाता है तो इसी तरीके से वहां पर कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। 90 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 20% जो है वो ए पार्टी से चुने जाएंगे और 30% जो है वो बी पार्टी से चुने जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जिस पार्टी को जितनी वोट्स की स्ट्रेंथ मिलती है, जितने परसेंट वोट मिलती है, उतने परसेंट कैंडिडेट्स में से चुने जाते हैं। इसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
जो कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं उनमें रिजर्वेशन कैसे दी जाती है कि भाई रिजर्वेशन जो है वो एससी और एसटी कास्ट जो थी उनके लिए दी जाती थी, क्योंकि उनका जो लेवल था वो काफी नीचे था और जो जनरल कैटेगरी से थे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी होता था और उनके पास इतना था कि भाई वो आराम से इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन एससी और एसटी के पास इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ना तो इतना पैसा था कि भाई वो इलेक्शन में पैसा खर्च कर सके, या फिर लोगों के साथ इतनी जान पहचान नहीं होती थी कि भाई वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि भाई आप मेरे को वोट दे दें। तो उनके पास से अगर इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसा कोई भी सॉलिड रीजन नहीं होता था जिससे वो ये सोचे कि भाई हाँ हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो रिजर्वेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो कैसे होती है। देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर सोशली फाइनेंशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो रिजर्वेशन किसको दी जाती थी, जैसे सोशली फाइनेंशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा इकोनॉमिक रूप से भी वो पिछड़े हुए हैं, और दूसरा वो हर तरीके से बैकवर्ड क्लासेस में काउंट किए जाते हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही रिजर्व कर दिया जाता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एससी या एसटी कास्ट से भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। उसके बाद है सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी। जो सीट्स हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं, यानी कि उसमें जो दूसरी कैटेगरीज के लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग फ्रॉम रिजर्व कम्युनिटी। जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जरूरी होना चाहिए कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, एससी और एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को। उसके बाद है इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। जो इलेक्टिंग होती है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की वो किससे होती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही होती है। एससी कैटेगरी से होनी है तो एससी कैटेगरी से ही होगी, एसटी कैटेगरी से होनी तो एसटी कैटेगरी से ही होगी। उसके बाद है ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल टू गिव वोट हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ये जो सिस्टम था ये चलने वाला नहीं था। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट चुना जाना है तो केवल एसटी कैटेगरी से ही या एसटी कम्युनिटी से ही जो वोटर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं, या एससी कैटेगरी से कैंडिडेट चुना जाना है तो केवल एससी कैटेगरी के ही कैंडिडेट ये जो इलेक्टर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिजर्व कर दिया जाए। उसके बाद है ऑल वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जितने वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट्स इन रिजर्व। लेकिन जो कैंडिडेट से पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करने का मतलब ये है कि भाई जो वोट डालेगा तो वो उसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करना चाहिए। यानी कि वोट डालने वाला वोट तो सभी डाल सकते हैं, उस कम्युनिटी के जितने भी वोटर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि वो कैंडिडेट उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो जिसके लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया गया है। उसके बाद है डिलिमिटेशन कमीशन।
डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको पी सीमन आयोग बोला जाता है हिंदी में। तो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इंडिया का। और रिजर्व कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट अंडर द कंबाइंड एक्शन डिलिमिटेशन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होती है वो दोनों के द्वारा, डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयार की जाती है। इन लोकसभा देयर आर 543 सीट्स। लोकसभा के लिए हमारी जो सीट्स हैं वो 543 हैं। अमंग दिस 84 सीट्स, तो इन 543 सीट्स में से जो 84 सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं एससी के लिए, और 41 सीट जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद आता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब औरतों की क्या भागीदारी होती है इसमें, इलेक्शन में औरतों का क्या रोल रहता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज द रीजन ऑफ रिजर्वेशन। औरतों को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसका रीजन यही था कि पहले के टाइम में जो मेल और फीमेल थे उनमें काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, काफी भेदभाव किया जाता था, और जो फीमेल होती थी उनको पढ़ने का जो मौका है वो भी बहुत ही कम मिलता था। तो जो वुमेन थी उनकी एजुकेशन जो थी वो लैक होती थी, कम होती थी, और उसी के कारण उसको रिजर्वेशन दी गई थी। और देयर इज ओनली 10% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। और यही रीजन था कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में केवल 10% लेडीज ही थी जो पार्टिसिपेट कर पाती थी। उसके बाद 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। अगर वुमेन की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज यानी कि जो भी हमारे विलेज लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर जो इलेक्शन किए जाते हैं उन इलेक्शन में 50% जो पार्टिसिपेशन है वो वीमेन का माना जाता है। तो हमारी जो लोकल बॉडीज हैं उसमें 50% सीट्स जो हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। आगे आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या है कि जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसकी नीड सबसे ज्यादा होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होता है, ये एक तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फीचर मानी जाती है, तो इट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो उसके लिए जरूरी होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार, यानी कि जो 18 इयर्स अबव हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद है इनेविटेबल प्रोसेस, ये एक अनिवार्य या जरूरी प्रोसेस मानी जाती है। उसके बाद है 5 इयर्स इज द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की जो ड्यूरेशन है इंडिया में वो 5 इयर्स की है। 5 इयर्स में अगर जो भी कैंडिडेट्स हम चुन के भेजते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते तो हम उनको 5 इयर्स के बाद चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहता ही है, तो इसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब बता दिया मैंने, जो 18 इयर्स अबव सिटीजन्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। ऑल अडल्ट सिटीजन्स द कंट्री आर एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स होते हैं उनको डेमोक्रेसी में इलेक्शन के टाइम पर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। फिर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो अडल्ट फ्रेंचाइज होता है ये जो थ्योरी होती है ये होती है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होती है।
इसमें समानता पर के आधार पर ही, यानी कि जो 18 ईयर्स अबव हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये इस एरिया से है तो इसको वोट डालने का अधिकार है और ये इस एरिया से इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट, राइट टू वोट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। कोई भी सिटीजन जो है उसका एक वोट डालने का जो राइट होता है वो उसका पॉलिटिकल राइट माना जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 326 says that the election of Lok Sabha and the legislative assembly should be based on adult franchise। इंडिया में लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे किसके बेस्ड होते हैं, वो अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें 18 ईयर्स अबव जो सिटीजन होते हैं वो वोट डालने का राइट रखते हैं। उसके बाद है राइट टू वोट मीन दोज हु हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 18 देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक बेस एक्सेट्रा। इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें ये कहता है कि जो भी सिटीजन 18 अबव जा चुका है उसको वोट डालने का अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। उसके साथ ही धर्म, जाति और इकोनॉमिक बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। थ्रू द 61st अमेंडमेंट चेंज द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो इसमें क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 61st, उसमें जो वोट डालने की एज थी वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 1989 में हुआ था। उसके बाद है हु कांट गिव वोट इन इलेक्शन। इलेक्शन में वोट कौन नहीं दे सकता, जो अबव 18 है, क्या सभी अबव 18 वोट डाल सकते हैं? तो ये देखना है कि इलेक्शन में वोट कौन नहीं दे सकता। तो एक तो बिलो 18 ईयर्स, ये कंडीशन तो पहले ही लग चुकी है कि भाई 18 अबव जो होगा वही वोट डालने का राइट रखेगा। तो बिलो 18 जो है वो वोट नहीं डाल सकता। दूसरा, मेंटली एबनॉर्मल, जो मेंटली एबनॉर्मल होगा यानी कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो भी वोट डाल नहीं सकता। फिर है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि जो इंडिया का निवासी नहीं है या इंडिया में रहने वाला आदमी नहीं है वो भी वोट नहीं डाल सकता। क्रिमिनल्स, क्राइम रिलेटेड टू इलेक्शन, करप्शन, जो क्रिमिनल होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। क्राइम रिलेटेड टू इलेक्शन, जिसने इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्राइम किया है या फिर करप्शन किया है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। उसके बाद those who are not entered in electoral roll, एक हमारी चुनावी लिस्ट आती है इलेक्टोरल रोल, तो जिसका नहीं है वो भी वोट डाल नहीं सकता। फिर राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या इलेक्शन कौन लड़ सकता है? तो ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन होती है वो होती है ही शुड कंप्लीट द प्रेस्क्राइब्ड एज, उसने प्रेस्क्राइब्ड एज को पूरा कर लिया हो। जैसे लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 की जो एज होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर दूसरा, अगर हम कोई भी लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें 21, 18 की जो भी एज प्रेस्क्राइब की गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है he or she is not gone under imprisonment for 1 or more years। 1 या 1 साल से ज्यादा कोई भी जेल ना गया हो, उसको इम्प्रिजनमेंट ना किया गया हो, हवालात में बंद ना किया गया हो। उसके बाद है he should not be mentally abnormal, वह मेंटली एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, दिमागी रूप से सही होना चाहिए। नेक्स्ट है he should not be bankrupt, और वह बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो।
तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और लेसन का जो बाकी पार्ट बचता है, लेसन को अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने इलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है। तो अगली वीडियो में हम ही पूरे लेसन को कवर करेंगे। थैंक यू।